Namaskar, मैं हूँ Radhika Agarwal, once more in this Facebook Live with Healthful Doctors. Today we have with us Dr. Rahul Kanjilal, the nephrologist who works with Healthful Hospital, 300-bedded tertiary hospital in Gandhi More City Centre, Durgapur. Lots of people face kidney diseases. It is actually very much nowadays in every ages of people. Every age people are facing so we don't know हमें क्या डाइट लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए. बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहाँ वो लोग इस बारे में क्यूरियस हैं टू नो कि क्या डाइट खाएं, कितना पानी पिए, क्या करें क्या नहीं करें. To guide about it fully we have sir with us. So welcome. Sir, what is the function of kidney in human body? Okay, so thank you Radhika, thank you Healthful Hospital for this platform. Let us talk straight away to the point that what is the function of the kidney. See, we have two kidneys, a pair of kidney as you know. हमारा जो I think हम दो, it's better that we speak in English. Yeah. The combination of Hindi and English so Sure. that सभी समझ पाए. Exactly. और थोड़ा बहुत बंगाली भी मैं कोशिश करूँगा अभी टू बांग्ला बोल दो जानी बांग्ला. तो we A pair of kidney, हमारे पास दो किडनीज होती हैं. किडनी का काम क्या है? किडनी का काम यही है कि शरीर जो है, जो बॉडी है, उसका सफाई करे. कैसे करे? कोई भी सिस्टम जब काम करती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, एक फैक्ट्री भी होता है, उसका भी बाई प्रोडक्ट होता है. तो जब आपका बॉडी काम करती है तो आपके भी बाई प्रोडक्ट होते हैं. तो बाई प्रोडक्ट चाहिए कहाँ? उनको जो निकालते हैं वो बेसिकली दो ऑर्गन निकालते हैं, एक आपका लिवर, दूसरा आपका किडनी. सो द मेन फंक्शन ऑफ किडनी ये बाई प्रोडक्ट शरीर का निकालना. जो हम लोग यूरिया क्रिएटिन बोलते रहते हैं वो कुछ नहीं है, बस बाई प्रोडक्ट है. हम जिंदा है इसीलिए हम यूरिया क्रिएटिन बना रहे हैं. हम मर जाएंगे तो हमें यूरिया क्रिएटिन नहीं बनेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस जो अदर चीजें होती हैं वो होती हैं आपकी वेरियस अदर काम्स. किडनी का अनगिनत काम है, बट टू नेम अ फ्यू ऑफ देम. हीमोग्लोबिन बनाना, हड्डियों को मजबूत रखना. इट्स सरप्राइजिंग, किडनीज भी हड्डियों को मजबूत रखना. अच्छा, उसको छोड़ के आपका पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, सारा चीज का लेवल, शुगर टू सम एक्सटेंट शुगर, ये सारा चीज को कंट्रोल करना. सो दैट इज द बेसिक मोर और लेस द फंक्शन ऑफ द किडनी. The major role actually. The major role, the major function. So what are the diseases? Okay. So किडनी डिजीजेस बेसिकली हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमें कोई बीमारी है किडनी की. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आजकल हम किडनी बीमारी के बारे में इतना क्यों बोलते हैं? इतना इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ये पता चला है कि अभी एक छोटे से बच्चे को भी किडनी का बीमारी हो सकता है, जो हम लोग पहले शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे. तो दो चीज, हमारा एक ब्लड टेस्ट और एक यूरिन टेस्ट. सिंपल एक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करके ही आजकल हमें पता चल जाता है कि किडनी बीमारी है कि नहीं. कंप्लीट पता नहीं चलती है, बट यस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको हो सकता है कि नहीं हो सकता है. एक जोन, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं जिनको किडनी का बीमारी होने का ज्यादा चांसेस है. दैट इज योर डायबिटिक पेशेंट, योर हाइपरटेंसिव पेशेंट, योर कार्डियक पेशेंट्स. सो वो ज्यादा एल्डरली पेशेंट, सो ये ज्यादा प्रोन होते हैं. क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन हमको लगता है हर एक लैब में अवेलेबल है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्वाइट इजीली अवेलेबल. नाउ लेट अस कम टू क्या क्या टाइप के किडनी डिजीज होते हैं. दो टाइप के किडनी डिजीज होते हैं. एक होता है किडनी डिजीज विद नॉर्मल रिनल फंक्शन, जिसमें कि आपका क्रिएटिनिन मोर और लेस नॉर्मल रहता है, और एक होता है किडनी डिजीज विद इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन और रिड्यूस्ड किडनी फंक्शन. अब नॉर्मल किडनी फंक्शन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. जो ज्यादा प्रॉब्लम करती है वो करती है किडनी डिजीज विद रिड्यूस्ड फंक्शन और इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन. इसमें दो किस्म की होती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक. जो एक्यूट होती है वो यूजुअली आपका हॉस्पिटल सेटअप्स होता है, उसमें पाया जाता है, आईसीयू वगैरह में ज्यादा पाया जाता है. इसमें जब आपका इलाज होता है तो वो कंप्लीटली पेशेंट रिकवर कर जाए या फिर पार्शियल रिकवरी करे, तो इसमें जो फॉलो अप्स होते हैं वो उतना इंटेंसिव नहीं होते हैं. तो आपको हमेशा डॉक्टर्स के पीछे, मतलब डॉक्टर्स के फॉलो अप में नहीं रहना है, फ्रीक्वेंट इन्वेस्टिगेशन ऐसा कुछ नहीं है. तो
ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो होती है सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो हम जितना भी डिस्कशन आज करेंगे वो करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में, जो हमारा मेजर बल्क ऑफ पेशेंट्स होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज वो होता है जो एक ऐसा किडनी का बीमारी जो कि आपने 3 महीने से ज्यादा है। क्रॉनिक किडनी डिजीज इसलिए 2 किस्म का होगा, एक होगा आपका पीडायलिसिस, एक होगा आपका डायलिसिस। हमारा जो भी आज डिस्कशन होगा ये इसी 2 चीज पे आधारित होगा, क्योंकि जो किडनी डिजीज होते हैं वो पीडायलिसिस सबसे ज्यादा होते हैं, उससे कम होते हैं डायलिसिस, उससे कम होते हैं ट्रांसप्लांट। सो दैट इज मोर और लेस द टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज। तो जो डिटेक्शन की आपने बात की कि सिर्फ ब्लड टेस्ट और यूरिन से डिटेक्ट हो जाएगा, इसके अलावा भी कोई प्रोसेस है? यस यस, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस अदर टेस्ट। फॉर एग्जांपल आपका अल्ट्रासाउंड, आपका सीटी स्कैन, आपका ब्लड टेस्ट और ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, बट वो तभी होता है जब when you are prescribed or when you are advised such test। ये जो टेस्ट होते हैं यूरिन रूटीन और सीरम क्रिएटिनिन, ये आज के टाइम पे एक सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट वेरियस कंपनीज एंड वेरियस कॉर्पोरेट्स या वेरियस जो फर्म्स होते हैं वो जो अपने एम्प्लॉइज की जो रेगुलर चेकअप्स कराते हैं उसमें भी एक पार्ट होता है। बट देन इमेजिंग इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, अदर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, वो टेस्ट वो होते हैं जो एक डॉक्टर या फिजिशियन आपको सजेस्ट करता है जब आपका वो कंप्लेंट्स होते हैं उसके बाद। सो फॉर द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके फाइन, यू गेट अ अल्ट्रासाउंड, इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम। आपको अगर पेट में दर्द होता है, आपने सेल्फ एक अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब कर लिया, दैट इज अनदर थिंग। बट देन दे आर those tests which are usually advised by physicians or nephrologists, but creatinine and a urine routine is done by सेल्फ भी करवा सकते हैं कोई भी जाकर। ओके सर, तो फिर इसे कंट्रोल कैसे करें? हाउ टू कंट्रोल? Yes, so that is a very important question. So how do we control kidney disease? इसके लिए ना पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंट्रोल का बात क्यों होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो किडनीज होते हैं उसमें हर एक किडनी में हमारा लगभग मान लीजिए 1 मिलियन या फिर 10 लाख यूनिट्स नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होता है? एक कोई भी सिस्टम को काम करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं जी। जो आपको दिखता है वो एक सिस्टम दिखता है। हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल एक सिस्टम है, तो हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स है जो ठीक से काम कर रहे हैं, इसीलिए हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल एज अ होल काम कर रहा है। तो ये जो इंडिविजुअल सब यूनिट्स होते हैं, ये किडनी में हम लोग इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। सुनने में लगेगा बहुत ज्यादा है, मतलब 10 लाख, हर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपका जन्म होता है तो जन्म के टाइम में जो आपका डेवलपमेंट होता है उसमें जितना नेफ्रॉन आपका डेवलप किया वो फिक्स्ड हो जाता है, वो नहीं बढ़ता है। तो हम नेफ्रॉन को रीजनरेट नहीं कर सकते। मतलब क्या, अगर एक नेफ्रॉन खराब हो गया तो उसके बदले में एक और नेफ्रॉन नहीं आ सकता, वही लिमिटेशन। तो एज यू एज, फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स डिक्रीज। अगर जैसे जैसे आप एज करते हैं आपका नेफ्रॉन्स कम होता है। आपको अगर शुगर है, आपको अगर ब्लड प्रेशर है, आपको अगर हार्ट का बीमारी है, आपको अगर कोई एक्यूट किडनी इंजरी हुआ है, थोड़ी देर के लिए किडनी इंजरी हुआ, या फिर कोई दवा के चलते, ये जब भी कोई भी डैमेज होगा किडनी को, तो जो नेफ्रॉन्स का लॉस होता है उसको भरपाई करने के लिए हमारे बॉडी में सिस्टम है। सो देयरफॉर कोई भी सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज ये प्रोग्रेसिव होता है, ये रुकता नहीं है। तो अगर हम आपसे बताएं कि क्रिएटिनिन 2 है सर, हमारा 2 क्रिएटिनिन कर लीजिए, ये नहीं हो सकता, ये बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका नेफ्रॉन कम होते हैं, जो बाकी के नेफ्रॉन है वो ओवर वर्क करते हैं, साइमल्टेनियसली वो भी ओवर बर्डन होते हैं, वो भी फटीग होते हैं, एंड हेंस द ओवरऑल डिक्लाइन इन द रीनल फंक्शन। बट यस, आप अगर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, आप अगर रेस्ट्रिक्शंस में रहेंगे, तो जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्रिएटिनिन है, से आपका क्रिएटिनिन 2 है आज के डेट पे, आज से 1 साल बाद आपने दवा लिया, सारे रेस्ट्रिक्शंस माना, तो हो सकता है वो क्रिएटिनिन 2.5 हो। आपने अगर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं माना तो हो सकता है वो क्रिएटिनिन आपका 2 से 4 हो जाए। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो हाउ डू वी कंट्रोल किडनी डिजीज? अब प्रोग्रेशन की बात हो गई कि दिस डिजीज इज प्रोग्रेसिव, ये डिजीज प्रोग्रेस करेगी। तो अगर प्रोग्रेस करेगी तो क्या कर सकते हैं? कंट्रोल ही कर सकते हैं। तो कंट्रोल कैसे करें? हाउ डू वी कंट्रोल द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द किडनी डिजीज? सो लेट अस टॉक इनटू वेरियस, कुछ हम लोग ना जूम्स में बात करेंगे, कुछ ब्रॉड, कुछ स्पेसिफिक।
सबसे पहला हो गया शुगर कंट्रोल, सेकंड हो गया ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ये आपका, आपके डाइट का और आपके फिजिशियन का, ये तीनों का एक जॉइंट इफेक्ट होगा जो शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होगा। क्या चीजें हैं जो सिर्फ हमारे अंडर है, वो है कि हम एडिक्शंस छोड़ें। We quit smoking, we quit alcohol, we quit any form of tobacco. We inculcate a very healthy lifestyle. What is a healthy lifestyle? So healthy lifestyle is आप सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, आप योगा करें। कोई पर्टिकुलर योगा करना है नहीं, जो भी योगा आपको कंफर्टेबल है आप वही करें। एरोबिक एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ा सा साइकिलिंग किया। कितना करें सर? उतना ही करें जितना आपका फिजिकल कैपेबिलिटीज आपको अलाउ करता है। आपको पता चल जाएगा, आप किसी दिन में चले, आपको 1 किलोमीटर आप चले, फिर आप अगले दिन गए, आपको लगा कि 1.5 किलोमीटर चलते हैं, फिर आप थोड़ा सा टायर्ड हो गए, सो यू अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी। सो वर्क आप अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल कैपेसिटी। 20 minutes 5 days a week is fabulous. Now apart from this, दिन के टाइम में आप क्या कर सकते हैं? यू कैन रीड बुक्स, कीप आउट स्ट्रेस, रीड बुक्स, गो वॉच गुड मूवीज, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, यू कैन डू सम पेंटिंग। इन इवनिंग टाइम यू कैन गो फॉर गार्डनिंग। इन द एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन जिम। अभी जो कंसेप्ट चल रहा है वो है ब्रेन जिम का, नॉट द फिजिकल जिम बट द ब्रेन जिम। तो ब्रेन जिम क्या होता है? गेटिंग इन्वॉल्व इन थिंग्स that makes your mind to work, like puzzles, like Sudoku, like learning music, learning painting. So that is brain gym. Apart from this, do not take any medication that are known to be nephrotoxic, जो कि आपके किडनीज को डैमेज करेंगे। कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन होते हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशन मतलब क्या? एनी मेडिकेशन जो आपके कहने पे आपके फार्मासिस्ट आपको दे सकते हैं। कुछ दवाई होता है जो आपके फार्मासिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दे सकते हैं, कुछ दवाई होता है जो आप उनसे मांगेंगे तो आपको दे देंगे। उसमें जो होता है पेन किलर्स, जैसे आपका सूमो हो गया या डायलोना हो गया, नॉट सेइंग ब्रांड बट एनसेट्स को हम बोलते हैं एनसेट्स। सो उसको आप अवॉइड करें बिकॉज वो उसका थोड़ा सा डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। So these are the broad categories. Controlling blood pressure हम लोग अभी आगे में बहुत डिटेल्स में बात करेंगे जब हम लोग सोडियम का बात करेंगे। जी। So that is overall. ये तो हो गए कि क्या फंक्शन है, कैसे कंट्रोल करें, क्या डिजीजेस है, एवरीथिंग ओवरऑल। नाउ लेट्स मूव टू द डाइट। डाइट मॉडिफिकेशन कितना जरूरी है एंड हाउ टू मेक इट? So now coming to the main topic, that is the today's topic, the diet in kidney disease. तो सबसे पहली बात कि डाइट पे डिस्कशन क्यों? हमारा डाइट, एक किडनी पेशेंट का डाइट एक नॉर्मल पर्सन के डाइट से अलग क्यों होना चाहिए? सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैंने आपको बोला कि वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनीज निकालती हैं वो किडनीज और लिवर निकालती हैं। जो भी आप खाते हैं बाहर से वो आपके बॉडीज में जाके एक मेटाबोलाइज होता है, जो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, जो लेवल्स होते हैं मिनरल्स के, उसको कंट्रोल कौन करता है? किडनीज करता है। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, सपोज हमने किसी दिन बहुत ज़्यादा नारियल पानी पी लिया या फिर संतरे का जूस पी लिया तो हमारा पोटेशियम कभी बढ़ता नहीं है। नॉर्मल इंसान का पोटेशियम उतना बढ़ेगा नहीं, और अगर बढ़ भी जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस होता है, एक लेवल पे चीज़ों को रखने का एक सिस्टम। हम लोग जब पोटेशियम का रिपोर्ट देखते हैं तो 3.5 to 5.5 देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी जो सिस्टम जो है वो उसी के बीच में हमारा पोटेशियम को रखता है। पर जब आपका किडनी थोड़ा कम काम करने लगता है तब बॉडी को ये समझ में नहीं आता है कि मेरे बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है या कम है। तो इसीलिए हमें डाइट की मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे। इसको समझने के लिए आप ये समझ लो कि जैसे व्हाट आर द कंपोनेंट्स, अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या क्या होता है, किस किस आधार पे हम बात करें। सबसे पहले हमारा एक तो मेडिकल, एक होता है जनरल पब्लिक। तो मेडिकली क्या होता है हमें भी पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं। एक जनरल पर्सन के लिए क्या होता है? दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब क्या? सीरियल्स
पल्सेस, सब्जी, फल और स्पाइसेस, यही चार पांच कैटेगरी। तो हम लोग जितना भी डिस्कशन करेंगे आज डाइट के बारे में वो इसी ब्रॉड कैटेगरीज में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर, what actually sir wants to say is कि किडनी डिजीजेस अगर किसी को होगी तो जितना फिजिशियन और डाइट्रिशियन की हेल्प मिलती है उतना ही खुद पे भी वर्क करना पड़ेगा। Sure. अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और मेडिकेशंस के लिए बेटर टू गो फॉर फिजिशियन एडवाइस देन खुद से जाकर कोई मेडिकेशंस लेना। सर, ये तो ऑल ओवर किडनी डिजीज के बारे में हो गया। लेट्स मूव ऑन टू प्री डायलिसिस। प्री डायलिसिस के लिए सर अगर हम बात करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हमें कितना पानी कंज्यूम करना चाहिए इस केस में इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट। ओके, तो एक बार फिर से ब्रश अप कर ले प्री डायलिसिस और डायलिसिस। जैसे मैंने आपको बोला था दो टाइप के किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज जिसमें कि आपको ज्यादा फॉलो अप नहीं करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होते हैं। एक होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज जो आपका परसिस्ट करता है, आपका प्रोग्रेस करता है, इसीलिए इसका प्रोग्रेशन को रोकना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज दो टाइप के होते हैं, एक प्री डायलिसिस एक डायलिसिस। जो मेजर बल्क होता है वो होता है प्री डायलिसिस। अब प्री डायलिसिस का बात करें, जो राधिका जी ने सवाल पूछा है कि कितना पानी पिए, ट्रिकी क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी आप पिएंगे, वो एक लमसम की बात करें तो 1 से 2 लीटर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ किडनी डिजीज, CKD 1 to CKD 4। 5 स्टेज में होता है CKD 1 2 3 4 5। तो जो CKD 5 होता है उसको हम लोग बोलते हैं ESRD, दैट इज एंड स्टेज रीनल डिजीज, जहाँ पे कि आपको कोई ना कोई फॉर्म में रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए होता है, RRT चाहिए होता है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांट, या आपने किडनी चेंज कर दिया, या फिर आपने डोनर का किडनी लगाया, या फिर डायलिसिस किया। तो अभी ये जो प्री डायलिसिस वाला पार्ट है दैट इज CKD 1 to CKD 4, इसमें आपका जो लमसम वॉल्यूम होता है पानी का वो होता है 1 to 2 या 1 to 2.5। एग्जैक्टली कितना पानी पीना चाहिए, एक रफ आइडिया के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि जितना आपका यूरिन आता है प्लस 500 है। सो दीज आर ऑल रफ जेस्चर्स एंड कैलकुलेशंस। योर नेफ्रोलॉजिस्ट विल टेल यू कि आपको एग्जैक्टली कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को एक साथ देख के आपको बताएंगे। आपका ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, आपके शरीर में एडिमा है कि नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कितना है, आपका सांस का कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं। तो ये सारा बहुत सारे क्लिनिकल पैरामीटर्स होता है जो हमें देखना होता है एक पेशेंट को पानी का लेवल स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि कोई किडनी डिजीज मान लीजिए CKD स्टेज 2 है, CKD स्टेज 2 में भी अगर पानी का रेस्ट्रिक्शन आपके फिजिशियन आपको लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में पानी का लेवल उस टाइम के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सो दैट इज द। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि हमने तो बता दिया कि आप 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर पानी पीजिए। It's very difficult for the patient to follow these guidelines because प्यास लगती है तो पानी पीने का मन करता है, बट देन डॉक्टर साहब ने बोला है कि वो एक बॉटल होना चाहिए, उसी बॉटल में पानी खत्म करे, तो कैसे पानी खत्म करे वो पानी। तो उसके लिए जो एक जो क्या बोलूँगा आपको, वो दादी जी का नुस्खा वगैरह जो होता है, जो हम अपने मरीज को बोलते हैं, ट्रिक्स बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो आप दवाई खाते हैं वो दवाई खाने के लिए किडनी पेशेंट्स का बिल बर्डन थोड़ा ज़्यादा होता है, उनको दवाई थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता है। कारण ये कि किडनी से यूरिक एसिड नहीं निकालती है, वो बहुत सारे और काम करती है। तो जब आपकी किडनी फंक्शन कम होती है तो वो सारे काम भी अफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए उनको मैनेज करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए आपको जो नेफ्रोलॉजिस्ट है या फिर फिजिशियन है उनको बिल बर्डन ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो दवाई आप खाएंगे वो आप खाएंगे आपका मेजर मील्स के बाद। कुछ दवा है जो एम्प्टी स्टमक आपने लेना है, उनको छोड़ के मोस्ट ऑफ द जो किडनी मेडिसिन है दे आर यूजुअली टेकन पोस्ट मील। तो जो मेजर मील्स है, आप चावल खा के या फिर रोटी खाने के बाद आप डेफिनेटली मेजर मील्स के बाद पानी पीते हैं, तो क्यों ना उस पानी को यूटिलाइज करें अपना दवा खाने के लिए। वहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी बचा लिया। आप फ्रूट्स, कुछ आपको फ्रूट्स अलाउड होते हैं, देयर आर सर्टेन फ्रूट्स व्हिच वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेगमेंट्स। उस फ्रूट्स को क्या करें, थोड़ा सा डीप फ्रीज में डालें, जैसे वो थोड़ा सा जमने लगे आप उसको खा लीजिए। तो उससे हुआ क्या कि उस फ्रूट का जो पानी था
वो फ्रोजन हो गया। Exactly. तो क्या होगा कि जैसे आप उसको खाएंगे तो आपका जो थर्स्ट है वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाएगा काफी सारा। Nice. ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जो नमक है, जो नमकीन फूड है, सॉल्टी फूड, हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्टी फूड। व्हाट इज सॉल्टी फूड? सॉल्टी फूड इज रेडी टू यूज फूड। रेडी टू यूज फूड जैसे आपका पापड़, आपका पिकल्स या फिर अचार, आपका चटनी, वेफर्स, आपके चिप्स, बादाम, जो हम लोग सॉल्टेड बादाम वगैरह खाते हैं, Roasted. तो ये सब हो गया। अब ये क्या है कि इसमें आपको दिख रहा है कि नमक है। अब कुछ होता है कि हिडन सॉल्ट। व्हाट इज हिडन सॉल्ट? हिडन सॉल्ट होता है जैसे आपका बेकिंग पाउडर जो ब्रेड वगैरह में लगता है, उसमें क्या होता है वो सोडियम कार्बोनेट। तो जो आपके प्योर सोडियम है वो आपका पानी को बढ़ाता है। तो इसीलिए क्या करें आप, ये सारा फूड्स को कम करें। जैम एंड जेलीज, उसमें क्या होता है आपका सोडियम साइक्लेट होता है। केचप्स, उसमें सोडियम बेंजोएट होता है। सो इसीलिए हिडन सॉल्ट एज वेल एज सॉल्टी फूड को अवॉइड करें। सो दीज आर द फ्यू टिप्स टू रिड्यूस योर टोटल फ्लूइड Water इंटेक। intake. सर ये तो फ्लूइड इंटेक की बात हो गई। जैसे आपने कहा कि हमें सॉल्ट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, तो हाउ टू मेजर, लाइक हाउ मच सॉल्ट शुड दे टेक? Another tricky question. So how much salt? Very difficult to say. It will again depend on the volume of the fluid that you are allowed. Now, volume of the fluid, when I tell, please remember, fluid is not water. Water is a part of fluid. It is not the whole fluid. So whatever आप जो चाय पी रहे हैं, आप जो कॉफी पी रहे हैं, आप जो दूध ले रहे हैं, आप जो दाल ले रहे हैं, झोल ले रहे हैं, वो सारा चीज जो है आपका फ्लूइड में आता है। तो उस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है आपका सॉल्ट इंटेक। बट मोर और लेस अगर बात करें तो 5 ग्राम्स से 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। अब 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट सर ने बोल तो दिया कि 5 ग्राम सॉल्ट लो, लेंगे कैसे? तराजू थोड़ी है 5 ग्राम सॉल्ट नापने के लिए, और ना ही मार्केट में मिलता है 5 ग्राम सॉल्ट। तो उसके लिए क्या करें, एक अगेन दादी माँ का नुस्खा है, वो यही है कि आप कुछ ना करें, आप बस अपना जो इंडेक्स फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, और जो आपका थंब है, इस तीन के बीच में जो आपका पिंच बनता है, ये पिंच होता है, अगर आप बाहर का नमक निकाल दें तो ये पिंच होता है लगभग 1 ग्राम। सो दिस इज 1 ग्राम। तो सपोज आपका 5 ग्राम्स का कोटा है या 5 ग्राम्स का आपका रेस्ट्रिक्शन है, तो आप क्या करें, दिन भर का 5 ग्राम्स निकाल के आप अलग से रख लें। अब आपका जो भी खाना बनता है, एक तो जो आटा होता है उसमें नमक ना डालें, क्योंकि सब्जी के साथ आप रोटी खाएंगे, आप सिंपल रोटी खाएंगे नहीं, तो इसीलिए क्यों ना हम उस सब्जी का नमक को रोटी के साथ यूज करें, तो आटे में अलग से ना दें। जो सब्जी आप बना रहे हैं उसमें नमक लास्ट में है। हम लोग का सिस्टम क्या है, हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो बीच में नमक डाल देते हैं, तो उसमें हमें आइडिया नहीं मिलता है कि कितना नमक हम बचा सके या कम कर सके। तो इसीलिए हमारा क्या एडवाइस रहता है कि एट द एंड आपने सब्जी बना लिया, एट द एंड आप नमक डालें, और कहाँ से डालें, उसी कोटा से डालें जो आपने अलग से अपने लिए रखा है, उसी कोटा से नमक डालें। तो ऐसे मतलब यू कैन जस्ट मेजर कि आपने कितना नमक लिया है। सर पानी और सॉल्ट तो हम देख सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं, जैसे सोडियम पोटेशियम, हाँ। कुछ फ्रूट्स फूड है जिसमें पोटेशियम रिच होता है, तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें लेने चाहिए? एक मिनट। अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गया आपको कि कौन सा नमक खाएं, ये भी एक सवाल होता है कि कौन सा नमक खाएं। इट इज हाईली रिकमेंडेड आप कॉमन सॉल्ट खाइए। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो मार्केट में आपको व्हाइट सॉल्ट मिलता है, आयोडाइज सॉल्ट, वही है कॉमन सॉल्ट। तो अनकॉमन सॉल्ट क्या है? अनकॉमन सॉल्ट है जैसे कि आप सुने होंगे कि उपवास वाला नमक, या फिर सेंधा नमक, या फिर रॉक सॉल्ट, या फिर लो सोडियम सॉल्ट जो भी आते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपको नमकीन बनाने के लिए एक क्लोराइड के साथ एक कैटायन चाहिए, तभी वो चीज नमकीन बनती है। तो अगर किसी चीज से सोडियम को आप कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसमें दूसरा कैटायन ऐड कर रहे हैं। कौन सा कैटायन ऐड कर रहे हैं? पोटेशियम ऐड कर रहे हैं, या कैल्शियम ऐड कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऐड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पोटेशियम के साथ होती है। इसीलिए सेंधा नमक में क्या है कि वो सोडियम की जगह पोटेशियम का मात्रा ज्यादा होता है, तो उसमें हाइपरकैलेमिया का होने चांसेस होता है। इसीलिए
इसीलिए वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि प्लीज यूज कॉमन सॉल्ट। जो हमारा मार्केट में व्हाइट सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट होता है, बस उसी को यूज करें। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि पोटेशियम का जो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म आपको समझना चाहिए एज अ पेशेंट, वो हम समझाएं आपको। पोटेशियम जो होता है ये आपका एक केटाइन होता है, जैसे कि सोडियम होता है। 50 से 100 मिली इक्विवेलेंट का उसका पर डे का रिक्वायरमेंट होता है। पोटेशियम होता कहाँ पे है? सेल के अंदर होता है, मेनली सेल के अंदर होता है, सेल के बाहर कम होता है। ब्लड में एक पर्टिकुलर लेवल होता है, वो उसी के बीच में रहता है। अगर ज्यादा होता है तो किडनी ज्यादा निकालती है, कम होता है तो उसको कंजर्व करती है। जब आपका किडनी कम काम करने लगता है तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे बॉडी में पोटेशियम का लेवल क्या है, इसीलिए पोटेशियम बढ़ता है। तो रेस्ट्रिक्टेड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम बाय द किडनी इज द कॉज फॉर इंक्रीज इन द पोटेशियम। तो कैसे कंट्रोल करें पोटेशियम को? पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक मोटा मोटा चीज समझना चाहिए वो ये समझना चाहिए कि पोटेशियम आप ले कहां से रहे हैं। पोटेशियम आप डाइट से ले रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहा है, जो आप खा रहे हैं उसी में पोटेशियम। तो अगर हम पोटेशियम निकालने का मेरा क्षमता कम हो गया है तो क्यों ना हम ले कम उसको, सो दैट हमारा होम्योस्टेसिस में मेंटेन रहेगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि कौन से खाने में पोटेशियम ज्यादा है, तो कौन से खाने में पोटेशियम ज्यादा है उसके हिसाब से खाने को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाई पोटेशियम, मॉडरेट पोटेशियम, लो पोटेशियम। जो हाई पोटेशियम है उसमें एक्सटेंसिवली अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ग्रुप है वो, बट याद क्या क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए ड्राइड फ्रूट्स, साबुत दाल। साबुत दाल क्या होता है कि जो आप जैसे सपोज मूंग, तो मूंग का 2 वैरायटी होता है, एक जिससे आप तड़का बनाते हैं और एक जिसका आप नॉर्मल दाल बनाते हैं। मतलब ये मम्मी लोग ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, बट जो मुझे समझ में आता है कि एक होता है जो अनपॉलिश्ड होता है, जो आपका गोटा होता है, और एक होता है जो पॉलिश होता है। तो जो गोटा होता है उसका पोटेशियम काफी ज्यादा होता है, जो पॉलिश होता है वो इनफैक्ट मॉडरेट में आती है। तो एक हो गया आपका ड्राइड फ्रूट्स, एक हो गया आपका साबुत दाल, और एक हो गया आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड पोटैटो। लौंग इलायची, तो कोई पेशेंट्स का लौंग इलायची रखने का एक आदत होता है। सो लौंग, दालचीनी, नॉट इलायची, आई थिंक दालचीनी। सो लौंग एंड दालचीनी आर हाई इन पोटेशियम, तो वो थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। अच्छा, मॉडरेट पोटेशियम की अगर हम बात करें, मॉडरेट पोटेशियम जो होती है वो आपका होता है, जैसे मैंने आपको बोला, पॉलिश्ड दाल। उसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे आपके प्याज, मूली, गाजर, आपका भिंडी और क्या है, गोभी, ये आपका मॉडरेट पोटेशियम है। अच्छा, लो पोटेशियम में क्या आता है? लो पोटेशियम, जो लो पोटेशियम फ्रूट्स होता है वो जानना बहुत जरूरी है। वो 5 होते हैं, वो आपके होते हैं सेब, नाशपाती, अनारस, पपाया या फिर पपीता और अमरूद। तो इसको हम लोग मानते हैं लो पोटेशियम फ्रूट्स, और बाकी सब वेजिटेबल्स जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया वो इसमें आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो एक सीकेडी पेशेंट मॉडरेट टू लो पोटेशियम डाइट ले सकते हैं। सर, पोटेशियम हो गया, प्रोटीन भी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो अब एक चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करना और चाहेंगे पोटेशियम के रिस्पेक्ट में, जो यूजुअली पेशेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि व्हाट अबाउट लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? हाँ, लीचिंग क्या होता है? लीचिंग बेसिकली एक टेक्निक होता है जो जिससे हम लोग वाटर सॉल्यूबल एलिमेंट्स, खाने का वाटर सॉल्यूबल एलिमेंट्स को निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। अगर किसी किडनी पेशेंट का पोटेशियम कंट्रोल में नहीं आ रहा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो मॉडरेट और लो पोटेशियम जो डाइट होता है उसको भी हम लोग लीच करते हैं, सो दैट हम लोग पोटेशियम के कंटेंट को और कम करते हैं। तो लीचिंग में करते क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। एक चीज याद रखना है कि लीचिंग से आपका विटामिन भी कम होता है, तो इसीलिए अगर आप खाने को लीच कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान दें कि आपका विटामिन जो होता है सोल्यूबल विटामिन बी, दैट इज मोटर सोल्यूबल विटामिन, तो वो भी कम हो जाती है। तो आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को या फिर फिजिशियन को बोलना है कि आप खाना जो खा रहे हैं वो लीच खाना खा रहे हैं, देन दे विल गिव यू द एडिक्वेट विटामिन्स। नाउ व्हाट इज लीचिंग?
लीचिंग में करते क्या है, दो कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक वेजिटेबल्स और एक दाल। तो वेजिटेबल्स को जो हम लीच करते हैं उसमें क्या करना होता है हमें, सबसे पहले आप उसको छील लें। अगर वो छीलने वाला वेजिटेबल है तो आप उसको पहले छील लें। छीलने के बाद आप उसको पानी में धो लें। पानी में धोने के बाद उसको आप बारीक काट लें। काटने के बाद उसको जो गुनगुना पानी गर्म होता है ना, हम लोग ल्यूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, वैसे पानी में 30 मिनट तक उसको आप छोड़ दें। उसके बाद उसको उस पानी को आप ड्रेन कर दें। जो पानी है वो वेजिटेबल्स आप निकाल दें। जो ठंडा पानी होता है उसमें 2 से 3 बार उसको धो के उसके बाद जैसा आप सब्जी बना रहे वैसे आप बनाइए। दाल को ब्लीच करने के लिए क्या करना पड़ता है कि दे से इट इज बेस्ट टू ओवरनाइट भिगा के रखना। बट देन प्रॉब्लम है कि हमेशा हमें पता नहीं होता है कि और कौन सोच के सोता है कि कल कौन सा दाल बनाए। तो इसीलिए माएँ कभी कभी भूल जाती है, मेरी माँ तो काफी भूल जाती है कि लीच ओवरनाइट उसको छोड़ देना। In that case, I think 30 minutes की जगह पे आप 60 minutes अगर आप उसको ल्यूकवार्म वाटर में छोड़ दें, the job is done. Sir, and what about protein? Yes, protein. So, Radhika ji, basically the whole concept behind this diet in CKD, discussing diet in CKD, मेरा जो था वो सबसे important था ये प्रोटीन वाला बात कि हमारे किडनी पेशेंट में एक नोशन है, एक आइडिया है कि हमें किडनी का बीमारी है तो हमें प्रोटीन कम खाना है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसमें, इस नोशन में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। ये बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने जहां पे भी गया है इस बात पे हमने बहुत स्ट्रेस किया है। कुछ फैक्ट्स हमें जानना पड़ेगा। कहीं बात पे, सुना सुनाई बात पे हमें नहीं जाना है। वी हैव टू नो द फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये है कि एक नॉर्मल इंसान को 1 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन चाहिए होता है। ये हमें सबको पता है कि एक नॉर्मल इंसान को जितना भी उसका वजन है उसके बराबर ग्राम का प्रोटीन चाहिए। एक किडनी पेशेंट को जिसका कि डायलिसिस नहीं हो रहा है, प्री डायलिसिस फेज में, जिस फेज के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें उसको कितना खाना है? उसको खाना है 0.6 to 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। जो हमारा इंडियन डाइट है, जो ICMR है हमारा, जो अभी रिसेंटली कोविड गाइडलाइंस निकाल रहे थे ICMR, तो उन्होंने जो सर्वे किया है उन्होंने ये पाया है कि एक एवरेज इंडियन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट को अगर आप देखें तो वेजिटेरियन डाइट में होता है 0.3 to 0.6 ग्राम पर केजी पर डे और नॉन वेजिटेरियन डाइट में होता है 0.4 to 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। मैथमेटिक्स क्या बता रहा है? मैथमेटिक्स यही बता रहा है कि वी इंडियंस आर एक्चुअली टेकिंग प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट। हमारे खाने में एज सच प्रोटीन की कमी है, तो उसको और अगर हम कम कर दें तो फिर तो हमें प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये जो गाइडलाइंस है ये बने हैं बेसिकली वेस्टर्न गाइडलाइंस है। वेस्टर्न डाइट हमारे डाइट से काफी अलग है। वेस्टर्न डाइट हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच नहीं होता, उसमें यूजुअली रफेज होता है और प्रोटीन होता है, वो उनका मेन डाइटरी कॉम्पोनेंट होता है। हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रिडोमिनेंट डाइट होता है। सो देयरफॉर ये गाइडलाइंस को मिक्स ना करें। इस गाइडलाइंस को हमारे इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो डाइट सिस्टम है उससे मिक्स ना करें। अब ये जो बात आती है कि प्रोटीन कितना लें, तो मैंने आपको बोला 0.8 ग्राम पर केजी पर है। अब इसमें भी है कि ये प्रोटीन आपका 50% फर्स्ट क्लास और 50% सेकेंड क्लास प्रोटीन होना चाहिए। अब ये क्या है फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकेंड क्लास प्रोटीन? तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकेंड क्लास प्रोटीन के यही डिफरेंस होता है कि आपका प्रोटीन को डिवाइड किया गया है कि बायोलॉजी, देयर समथिंग कॉल्ड बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है? आपने कितना खाया और आपका बॉडी ने उसको कितना यूटिलाइज किया। सो दैट इज द बायोलॉजिकल वैल्यू। तो जिसका बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा आया उसको हमने बोला फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जिसका बायोलॉजिकल वैल्यू कम आया उसको हमने बोला सेकंड क्लास प्रोटीन। इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू रिमेंबर। फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या है? जो एनिमल से आ रही है, जैसे आपका अंडा, मछली, चिकन, दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और जो आपका प्लांट ओरिजिन से आ रहा है, जैसे आपका दाल, आपका सोयाबीन, ये आपके सेकंड क्लास प्रोटीन होता है। सोयाबीन इज अ वेरी गुड प्रोटीन जो वेजिटेरियंस के लिए होते हैं। Okay. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन। सर क्या होगा अगर हम लेस प्रोटीन लें? हाँ,
सो एक चीज अगर आप देखें कि हम क्या सही में, जैसे हम अगर बताएं तो हमें लगता नहीं कि हम कम प्रोटीन लेते हैं, मतलब आप भी शायद सोचोगे कि शायद सही में क्या मैं कम प्रोटीन लेता हूँ। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं इस चीज का। एक मान लीजिए एक एवरेज इंडियन का वेट कितना होता है, 60 kg। तो 60 kg का आदमी के हिसाब से अगर 0.8 ग्राम पर kg पर डे आपने लेना है तो कितना आएगा, 48 ग्राम। 48 ग्राम लगभग मान लो 50 ग्राम। अब हम देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कितना कितना प्रोटीन होता है। तो एक अंडे का जो सफेद होता है उसमें 3 ग्राम होता है, ठीक है। आपका 150 ग्राम जो दूध या फिर दही होता है उसमें आपका 3 ग्राम होता है। जो आपका 50 ग्राम पनीर होता है उसमें आपका लगभग 3 ग्राम होता है। तो अगर आपने ये तीनों खाया, एक अंडे का सफेद खाया, 150 ग्राम दूध पिया, 150 ग्राम दही खाया और 50 ग्राम पनीर लिया, तब आपने टोटल कितना लिया, लगभग 12 से 15। हमें लेना कितना है, 50। तो एक्चुअली हम नहीं लेते हैं। हम लोग का जो फूड हो, जो डाइट सिस्टम है, जो हमारा फूडिंग सिस्टम है ना, उसमें प्रोटीन वो एक्चुअली में बहुत कम है। तो इसीलिए 70% हमारे जो डायलिसिस पेशेंट होता है उसमें 70% में प्रोटीन न्यूट्रिशन मिलता है, मैल न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि उनको एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर हम प्रोटीन कम लें, हम अगर प्रोटीन कम लें तो जो भी प्रोटीन का काम है वो नहीं होगा। लेमैन को समझने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका वेट लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके मसल्स नहीं बनेंगे। मसल्स मतलब ये मसल्स नहीं, मतलब ओवरऑल मसल मास। दूसरा ग्रोथ, बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन। इम्यूनिटी, जिसके पीछे हम लोग अभी पड़े हुए हाथों के, तो आपका इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एंजाइम्स जो होती है, जो कोई भी रिएक्शन को चलाती है, वो आपके प्रोटीन्स होते हैं। एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो मेजर चंक होता है वो ग्लोबिन होता है, जो कि प्रोटीन होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्वेलिंग वगैरह, क्योंकि एल्बुमिन की कमी हो जाएगी। सो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स अगर आप प्रोटीन लेवल कम लेते हैं। सर प्रोटीन, सोडियम, इन सब की तो बात हो गई। सर एक और बहुत ही रीनल प्रोफाइल में इंपॉर्टेंट है, दैट इज फास्फोरस। तो फास्फोरस कंटेन फूड हमें क्या करें? वेरी इग्नोर्ड कंपोनेंट मिनरल मैं बोलूँगा। आई मीन फास्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है और जो हम लोग इग्नोर करते हैं। जी। हमारा जो बोन्स होता है उसमें दो ही ईंट होती है, एक होती है कैल्शियम, एक होती है फॉस्फेट। यही दो ईंट से हमारा जो एक घर बनता है ना, वो बोन है। तो द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बोन्स आर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। किडनी डिजीज में होता क्या है, एक फॉस्फेट बढ़ता है, दूसरा कैल्शियम घटता है। क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फेट का निकलने का रास्ता एक ही है, दैट इज किडनी। तो इसलिए वो फॉस्फेट बढ़ती है, तो किडनी कम काम रही है तो फॉस्फेट बढ़ेगा आपका, तो फॉस्फेट बढ़ रही है। कैल्शियम क्यों कम होता है, कैल्शियम कम होता है क्योंकि आपका विटामिन डी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है। प्लस ये जो फॉस्फेट बढ़े हुए हैं इसके साथ बाइंड करते हैं और इसको हटा देते हैं, तो फिर दोनों प्रॉब्लम, फॉस्फेट बढ़ना, एक कैल्शियम बढ़ना। एज अ रिजल्ट होता क्या है, आपको बोन्स कमजोर हो जाती है, पेन्स होता है, एक्स होता है, माइनर इंजरी से आपको फ्रैक्चर होता है, तो वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशंस। अब बात करें कि फॉस्फोरस को हम कम कैसे करें। फॉस्फोरस आता कहाँ से है, फॉस्फोरस आता आपके डाइट से है। तो क्यों ना हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन कर दें, वेरी गुड, वेरी इजी, वेरी सिंपल। नो, द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो भी फॉस्फोरस रिच फूड होता है वो प्रोटीन रिच भी होता है। तो अगर आप फॉस्फोरस को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपका पोटेशियम भी, आपका प्रोटीन भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो फिर हम कैसे करें, देन कम्स योर नेफ्रोलॉजिस्ट। फिर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट का इंपॉर्टेंस आता है, क्या आता है कि वो आपको चेलेटस देंगे। चेलेटस क्या होते हैं, जो आपके फॉस्फोरस को बाइंड करेगा। ये चेलेटस वेरियस टाइप्स के होते हैं, कोई कैल्शियम कंटेनिंग होता है, कोई नॉन कैल्शियम कंटेनिंग होता है। कौन से पेशेंट को कितना चेलेटर चाहिए, कौन सा चेलेटर चाहिए, ये सब आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे। हाँ, दो फूड होता है आपका, एक हरा सब्जी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आलू। तो इनमें थोड़ा सा फॉस्फोरस ज्यादा होता है और साइमल्टेनियसली प्रोटीन कम होती है, तो इसीलिए आप इन दोनों को अवॉइड करें। पोटेशियम के लिए भी इन दोनों को अवॉइड करें, फॉस्फोरस के लिए भी अवॉइड करें। सर मार्केट में अभी जो देखा जा रहा है, बहुत अलग अलग टाइप के ऑयल्स आ रहे हैं हाँ। जो हम यूज
यूज कर रहे हैं, कोई ऑलिव ऑयल, कोई सनफ्लावर, कोई कुछ भी, फॉर सीकेडी पेशेंट उन्हें क्या यूज करना चाहिए? ओके, सो बेसिकली ऑयल्स थोड़ा सा कॉमन टर्म है. लेट अस टॉक सम मेडिकल एंड देन सम कॉमन टर्म्स. मेडिकल टर्म क्या है? तेल दो ही टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड. जो पुराने जमाने में होते थे वो थे सैचुरेटेड. तो कैसे पहचानोगे एक ऑयल को सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? लेमन टर्म में अगर बात करें, अगर कोई तेल रूम टेम्परेचर में बर्फ जम जाए या फिर जम जाए तो वो सैचुरेटेड फैट है. जैसे डालडा. डालडा आप देखे होंगे कि वो व्हाइट रंग का होता था, फिर उसको जब हम लोग कढ़ाई वगैरह में डालते थे तो वो फ्राई करता था. तो डालडा हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये सारे क्या है आपके सैचुरेटेड फैट. ये इनिशियली हम लोग यूज करते थे, अब इसको अवॉइड करते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि जो भी आपका एनिमल जैसे दूध होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसमें भी सैचुरेटेड फैट होता है. तो क्या हम नहीं लेते हैं? हम ले सकते हैं. आपको 10% ऑफ द टोटल फैट अलाउड है सैचुरेटेड फैट इनसे, और आप दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट आप फैट के लिए नहीं ले रहे हैं, आप प्रोटीन के लिए ले रहे हैं, तो इसीलिए वो अलाउड है. दूसरा चीज है कि देन व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. आई मीन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है मोनो, एक होता है पॉली. टेक्निकल है, समझने का जरूरत नहीं है. हर एक तेल का म्यूफा और प्यूफा बोलते हैं, वो अलग अलग होता है. ये जितने भी तेल आज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आपका नॉट ब्रांड्स बट टाइप्स, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ऑलिव ऑयल, सीसम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब इसीलिए आए हैं क्योंकि इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है. किसी में म्यूफा ज्यादा है, किसी में प्यूफा ज्यादा है. सो दे ऑल कम अंडर वन कैटेगरी. इट्स अप टू यू, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं. हाँ, कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, जैसे तेल और घी को एक साथ ना मिलाएं. जैसे हमारा एक टेंडेंसी होता है कि तेल दिया और फिर थोड़ा टेस्ट के लिए घी दे दिया. प्रॉब्लम ये है कि जब आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एक साथ मिलाते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, या जिसको आप बोलते हो ट्रांस फैटी एसिड, वो बनते हैं. तो इसीलिए आप रैंसिड हो जाता है. इसीलिए आपको दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए, तेल और सर ये तो ऑयल की बात हो गई. अब द थिंग इज दैट कि बहुत, जैसे आपने कहा कि इस फ्रूट्स में ये ज्यादा है, उस फ्रूट्स में वो ज्यादा है, तो कैन वी ईट ओवरऑल, हमें फ्रूट्स, कैन वी टेक फ्रूट्स? हाँ, ओवरऑल फ्रूट्स, यस यू कैन टेक फ्रूट्स ओवरऑल. जैसे मैंने आपको बोला वही 5 फल, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं फल्स के बारे में. दैट इज सेब, नाशपाती, अमरूद, अनारस और पपीता. व्हाट अबाउट वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स अगेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स. अगर आप लेमैन से पूछे तो एक होता है रूट वेजिटेबल्स जो ग्राउंड के नीचे होता है, एक होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और एक होता है अदर. जी. जो रूट वेजिटेबल्स है, जैसे आपके आलू हो गया, वो पहले ही हमने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है. हाँ, मूली और गाजर टू सम एक्सटेंट अलाउड है क्योंकि उसका पोटेशियम कंटेंट थोड़ा कम है. जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसको नो है. हम किडनी पेशेंट्स के लिए नो है. क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम ज्यादा होता है, फास्फोरस ज्यादा होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, काम का कुछ नहीं होता है. अब चीज को समझो, 1 किलो साग को अगर आप बनाते हो, एक भुजिया बनाते हो, तो शायद वो कितना आपका एक मुट्ठी भर आ जाएगी. सो इसीलिए वो जो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट है वो इतना उस पोटेशियम बढ़ा देता है उस चीज का कि आप उसको नहीं ले सकते. प्लस तीसरा चीज जो है आपका अदर वेजिटेबल्स, जैसे आपके कद्दू, लौकी, परवल, आपका करेला. सो दीज आर लाइक कैन बी टेकन समटाइम्स विद लीचिंग, समटाइम्स विदाउट लीचिंग. सर ये सारे तो हेल्दी फूड्स हो गए, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, अभी का जो जनरेशन है, दे एक्चुअली गो टुवर्ड्स जंक्स, आउटसाइड फूड्स, कॉफी, टी. तो ये सब के लिए आप क्या? So see, we do not prefer outside food for kidney patients. The main problem with outside food is the hygiene of the food. किडनी पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, हाइजीन कम होने के चलते इनको ज्यादा इंफेक्शन होने का रिस्क होता है. देयरफॉर वी टेल टू अवॉइड आउटसाइड फूड. जहाँ तक सवाल है कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी के बारे में, कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरस ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसको अवॉइड करने बोलते हैं. चाय और कॉफी का ये है कि आप जो ब्लैक कॉफी होता है या फिर ब्लैक टी होता है, जो स्ट्रॉन्ग कॉफी या फिर ब्लैक टी होता है, उसको आप अवॉइड करें. आप गाय दूध में थोड़ा सा चाय या थोड़ा सा कॉफी मिला के आप पीना चाहते हैं. So तो नॉर्मल पीपल, नॉन डायलिसिस और डायलिसिस, इन दोनों का डाइट में सर क्या
वेरी गुड क्या क्वेश्चन, वेरी गुड डिफरेंस है? कि अभी तक हमने जो भी बात किया वो एक प्री डायलिसिस पेशेंट के लिए बात किया। अब आते हैं हमारा जो अदर चंक ऑफ पेशेंट्स है, दैट इज डायलिसिस पेशेंट। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है एक डायलिसिस पेशेंट और एक नॉन डायलिसिस पेशेंट के डाइट के बारे में? जी चूंकि हेडिंग्स में हमने अभी तक बात किया, पानी, नमक, पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, ये सब लगभग सेम है, सिर्फ प्रोटीन छूट गया। एक डायलिसिस पेशेंट को प्रोटीन ज्यादा लेना है। कितना लेना है? मैथमेटिकली बात करें तो अगर एक नॉर्मल इंसान 1 ग्राम पर केजी ले रहा है तो एक डायलिसिस पेशेंट को 1.2 to 1.3 ग्राम लेना चाहिए। ये कभी कभार इतना ज्यादा हो जाता है कि शायद आप खा भी नहीं सकते हैं। देन योर nephrologist will introduce the concept of protein supplementation. So protein supplementation can be taken, but yes, only after consultation with a nephrologist or a physician. So there comes the main difference between a dialysis and a non-dialysis. The protein. सर डायलिसिस की तो बात बहुत हो गई कि क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। सर अभी कुछ पेशेंट ज्यादा बोला जाए तो नंबरिंग में ज्यादा आ रहा है फॉर किडनी स्टोन्स, तो उनके लिए क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन होना चाहिए जिनका किडनी लेवल लाइक रीनल फंक्शन इज नॉर्मल बट दे आर सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन्स? Okay. So kidney stones with abnormal या normal less than normal kidney function, और एक है आपका kidney stone with normal kidney function. तो किडनी स्टोन विद लेस देन नॉर्मल किडनी फंक्शन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका डाइट होता है। इसको जनरल पब्लिक के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। फॉर दिस यू रियली नीड टू कंसल्ट अ रीनल न्यूट्रिशनिस्ट। अभी किडनी डिजीज विद नॉर्मल किडनी फंक्शन की अगर बात करें तो कुछ कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले पत्थरों को समझना पड़ेगा हमें, पत्थर है क्या। तो ये पत्थर बेसिकली 3-4 टाइप से होते हैं। एक कैल्शियम ऑक्सलेट, एक यूरेट, एक आपका सिस्टीन। जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। कैसे पता चलता है कि जो पत्थर आप जब आपका यूरिन में निकलता है वो पत्थर को हम लोग टेस्ट करते हैं तब पता चलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा होता नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो हमें स्टैटिस्टिक्स से चलना है कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या है। तो सबसे ज्यादा कॉमन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। तो अगर इन दोनों स्टोर्स के बारे में बात करें, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो ओवरऑल रखने हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो स्पेसिफिक पथरी के लिए रखने हैं। तो ओवरऑल क्या क्या रखना है? पानी ज्यादा। कितना पानी ज्यादा? 2.5 से 3 लीटर या एम्पल अमाउंट जी। और नमक कम और मीठा कम। मीठा कम मतलब ये नहीं कि आप खाने में चाय में मीठा कम दे दिए, नहीं। जो आपका हाई सॉल्ट कंटेंट है जैसे बेवरेजेस, आपके जूसेस, उसको आप सोडियम को कम करें। ऑक्सलेट के लिए आप क्या करें? ऑक्सलेट के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कम लें, चाय कॉफी कम लें, चॉकलेट्स वगैरह कम लें। और यूरिक एसिड के लिए मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। सर एक इज दैट अ मिथ, जैसे अभी लोगों में हो रहा है कि बियर पीने से भी किडनी स्टोन निकलता है। इज इट अ मिथ और एक्चुअली इट हैपेंस? I am not very sure about beer and kidney disease because there is something called beer proteinuria, but I am not very sure. I have to look it up. Okay. सर एक ऑडियंस की तरफ से भी क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट डाइट शुड वी टेक आफ्टर हाइड्रोनेफ्रोसिस? So hydronephrosis is not a CKD. तो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है आपका? इसमें किडनीज बड़ी हो जाती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब राधिका यही बोल रही है कि आपके किडनीज बड़े हो गए हैं या फूल गए हैं। तो ये एक एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, ये कोई फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए इसमें डाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है हाइड्रोनेफ्रोसिस में। आपको पता करना पड़ेगा कि वो फूला क्यों, and then you proceed. So diagnosis is important. Diagnosis. Okay. So as what sir said, we should follow everything whatever he said. So I hope unki guidelines is very effective for everyone. So for today we need to sign out. But as I always say, please share this live because one share of yours can save many lives. So before signing out, one more thing as the time is going off COVID. So wash your hands, keep social distancing and stay at home.